पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो, मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को फौलाद करो। ये लाइनें प्रियंका के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जो कि आई एग्जाम बी की विद्यार्थी भी रही हैं और आईबीपीएस एसओ 2022-23 की परीक्षा में राजभाषा अधिकारी के रूप में चयनित हुई हैं। तो आज हम प्रियंका से जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इतने कम समय में ये मुकाम हासिल किया और इस राजभाषा अधिकारी के लिए उन्होंने किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी। तो प्रियंका, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आई एग्जाम बी के मंच पर आने के लिए। धन्यवाद मैम, मुझे अपने आइडिया को सबके साथ शेयर करने के लिए, मौका देने के लिए। प्रियंका से उनकी सफलता के बारे में जाने उससे पहले मैं आपको उनके बारे में संक्षेप में बता दूं कि प्रियंका उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हैं और उन्होंने स्नातक में हिंदी, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान का चयन किया था। तत्पश्चात उन्होंने परास्नातक हिंदी विषय के साथ में किया और पीजीडीटी भी उन्होंने किया हुआ है और अब आपके सामने राजभाषा अधिकारी के रूप में उपस्थित हैं। तो प्रियंका, ये बताइए कि राजभाषा अधिकारी के लिए ये राजभाषा की जो परीक्षा होती है उसके बारे में आपको कब पता चला? क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है या एक ऐसा पद है कि जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो आपको इसके बारे में कब पता चला? हाँ, शुरुआत से ही मुझे लिटरेचर के तरफ काफी ज्यादा रुझान रहा है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसलिए मैंने अपना बीए में हिंदी और इंग्लिश ही चुना। तो मुझे भाषा के क्षेत्र में अपना पहचान बनाना था, लेकिन पहले मुझे कुछ भी नहीं ऐसा पता था। 2021 में जब वैकेंसी आती है, जैसा कि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, बलिया एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, तो वहां पर ईएसवी पोस्ट कोई जानते ही नहीं है और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल भी थे तो उन्हें भी इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे ही जब वैकेंसी आई तो मैं ओपन की, तो मैं पढ़ते 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 यहाँ पर आ गई। जब मैंने उसका क्राइटेरिया देखा तो मैंने देखा कि ये तो सारी मैं फुलफिल करती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। और यही एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपने मन से काम कर सकती हूँ और अपने लिए एक अलग पहचान बना सकती हूँ। तो मैंने ये खुद ही आईबीपीएस के एडवर्टाइजमेंट से ही मैंने खुद ही पता लगाया कि इस टाइप का भी कुछ पोस्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे कनेक्शन होते गया उधर। फिर यूट्यूब में मैंने चैनल खोजना शुरू किया, फिर आपका चैनल मिला, तो उसके बाद से दोस्त बनते गए। तो लेकिन स्टार्टिंग मैंने खुद ही किया था। अच्छा, तो आपको कोचिंग की जरूरत क्यों महसूस हुई, कैसे महसूस हुई इसकी, जब आप खुद तैयारी कर रहे थे? मैं तो प्री निकाल ली थी। प्री निकालने के बाद मुझे लगा कि मैं पहले से डिसाइडेड थी कि मुझे 5-6 साल तैयारी नहीं करना है, तो मुझे बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए। उसके लिए मैंने दिन में 10-10 घंटे, 11-11 घंटे भी पढ़े हैं। घर से दूर रूम लेकर रहती थी मैं। तो फिर जब मैंने मेन प्री निकाला तो उसके बाद से मेंस के लिए मुझे लगा कि जैसे कि न्यू सब्जेक्ट है, अब फर्स्ट टाइम है, तो मुझे लगा कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म की जरूरत है। फिर मैं यूट्यूब में सर्च मारी तो मुझे आई एग्जाम भी मिला, जहाँ पर अच्छे व्यूज थे, अच्छे स्टूडेंट लोगों के भी व्यूज थे। मैंने फिर आप लोगों का जो फ्री क्लासेस होती है वो देखी, टेलीग्राम में आपका चैनल को ऐड किया, फिर मुझे वहाँ पे अच्छे अच्छे डेटा मिलने लगे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये बैच लेना चाहिए और ये मेरे लिए सफलता के लिए बहुत जरूरी है, तो मैंने वहां से आपका बैच लिया। तो प्रियंका, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने सिर्फ मात्र 10 महीनों की मेहनत किया है इसके लिए और बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल गया है, तो आप पूरे दिन में या कितना समय इस परीक्षा के लिए देते थे? मतलब मेरे तो 10-10 घंटे हो जाते थे, 11 भी चले जाते थे कभी कभी, और कभी कभी 9 भी हो जाता था। लेकिन मैक्सिमम मैं चाहती थी कि जितना हो सके कम से कम 10 घंटा तो मैं दू ही दू इसके लिए। तो मेरा मैक्सिमम 10 घंटे जाते थे इसके लिए। तो इस डिजिटल युग में आपको इंटरनेट और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका उपयोग कैसे किया आपने? क्योंकि आपने बताया कि आप ऑफलाइन क्लासेस आपने नहीं लिया था, तो उनका यूज किस प्रकार से आपने किया? क्योंकि मुझे लगता था कि ऑफलाइन मेरे लिए सुटेबल नहीं है, मेरे पास बहुत कम टाइम है और मुझे अपना एक एक मिनट बचाना है। क्योंकि एक एक मिनट से 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा जुड़ जाएगा तो एक दिन, और ऐसे करके महीने फिर साल बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मुझे ऑनलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। हर एक चीज का दो पक्ष होता है, अगर आप अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। ऑनलाइन अगर अच्छा भी है तो बुरा भी है। तो मेरे लिए ये ऑनलाइन बहुत ज्यादा मार्गदर्शन रहा है आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी बनने में, क्योंकि मैंने अपनी सारी तैयारी यूट्यूब से, आपके चैनल से किया है।
तो मेरे लिए ये ऑनलाइन एक वरदान की तरफ साबित हुआ है मेरे जिंदगी में। ठीक है प्रियंका, तो अब हमारे छात्रों को आप बताइए कि राजभाषा अधिकारी की परीक्षा के लिए शब्दावली और ट्रांसलेशन का क्या महत्व है? इसका तो सबसे ज्यादा महत्व है। इसके बिना तो आप राजभाषा अधिकारी या ट्रांसलेटर ऑफिसर बन ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर ट्रांसलेटर ऑफिसर बनना है या फिर राजभाषा अधिकारी बनना है, तो उसमें सबसे ज्यादा अहम चीज जो है वो है आपका वोकैबुलरी, शब्दावली और ट्रांसलेशन। इसके लिए आप लोगों ने जो आप लोगों ने जो पीडीएफ वगैरह दिए थे ना, काफी ज्यादा आरबीआई का डिक्शनरी दिए थे, उसके बाद से सेबी का दिए थे, तो मैंने क्या किया था कि आपके जितने भी आप लोगों ने पीडीएफ दी थी, मैंने उन सबका हार्ड कॉपी निकाल ली, A to Z सबका एक साथ, और मैं फिर वहां से रोज पढ़ने लगी और मैंने ऑलमोस्ट खत्म भी कर लिए थे। हालांकि बहुत टाइम लगता है, बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, तो मैंने अपना सारा वोकैबुलरी वहीं से तैयार की थी। तो प्रियंका बताइए, आप मेंस की तैयारी किस प्रकार से आपने किया? प्री के बाद मैं मेंस का तैयारी शुरू की थी, लेकिन मैं टाइपिंग पहले से ही करती थी। तो प्री जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद से मैंने आपका बैच ज्वाइन किया, और यहाँ से, हालांकि शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हैं क्योंकि मैंने कभी आप लोगों का ऑनलाइन ये लाइव नहीं आती थी। हाँ, क्योंकि मैं अपना अलग रणनीति यूज करती थी। तो मैं आप लोगों का सारे जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस होती थी, मैंने क्लास खत्म हो गया उसके बाद से मैं वो रिकॉर्ड देखती थी, और फिर मैं वहां से नोट्स बना बना कर फिर क्या करती थी, पढ़ती थी। और इस तरीके से मैंने अपना मेंस का तैयारी किया। प्री के बाद आप लोगों का जितना भी पीडीएफ था, जितने भी आप लोगों ने नोट्स दिए थे, मैंने ईमानदारी के साथ एक एक चीज वहां से पढ़ा है। सारे रिकॉर्डेड आपके इंटरव्यू के जितने भी एक्सपीरियंस थे, या फिर जितने भी आप लोगों ने जो टेस्ट अवेलेबल कराए थे, मैंने सबसे ज्यादा टेस्ट पे फोकस किया। मेंस के बाद में जितना कोशिश करती थी कि मैं टेस्ट दूं, मॉक टेस्ट दूं, और आप लोगों का जो मॉक टेस्ट है उसको मैंने शायद एक बार नहीं, एक टेस्ट को मैंने शायद 5-5 बार अटेम्प्ट किया है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता था कि टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना ही सबसे ज्यादा अच्छा है। तो इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है, और आपने इस तरीके से मेहनत किया कि आपको इतने कम समय में ये मुकाम हासिल हो और गया। हाल ही में मैं वो जेटीओ में भी सिलेक्टेड हुई हूँ, मैंने आपको बताया है, कैड में हुआ है मेरा। तो ये उससे बेटर है, तो आप इसी को ज्वाइन करेंगी मेरे हिसाब से तो। हाँ। अच्छा प्रियंका, ये इंटरव्यू के जो प्रश्न होते हैं उनको लेकर विद्यार्थियों के मन में बहुत ज्यादा दुविधा होती है कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो आप इंटरव्यू के अपने अनुभव साझा कर सकती हैं हमारे साथ, जिससे हमारे जो छात्र हैं उनको मदद मिल सके उनकी प्रिपरेशन में। बिल्कुल। हालांकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू था, मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पूछेंगे, वो कुछ भी नहीं पूछते हैं। जैसे हमसे पूछा गया तो मुझसे पूरा साहित्य प्रश्न उठाया गया था, अज्ञे जी से रिलेटेड। अज्ञे जी की कविता बताइए, उन्हें आविष्कार मिला है तो कौन सी आविष्कार मिला है, किसके लिए आविष्कार मिला है। फिर मुझसे हिंदी का वो लिपि पूछा गया था। फिर टाइपिंग आप कैसे करती है, तो वो ये पूछा गया था। तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने विषय हिंदी पर और राजभाषा के जितने भी नियम से उस पर अगर आप अच्छे से कमांड किए हुए हैं, वोकैबुलरी से भी वो लोग पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस पर अगर आपका अच्छे से कमांड है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग इससे बाहर कुछ पूछते नहीं है। बिल्कुल, तो जैसे आपने बताया कि हमें राजभाषा अधिकारी में जो साहित्य वाला है, जैसे कि हिंदी विषय के साथ में अगर आपने किया है तो आपको साहित्य का भी नॉलेज होना चाहिए। वो आपके इंटरव्यू में भाषा से रिलेटेड यानी जो व्याकरण होती है उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और साहित्य से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रियंका, ये राजभाषा अधिकारी बनने का आपका अंतिम लक्ष्य था या फिर ये आपकी नई ऊंचाइयों को छूने का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा? नहीं, अभी तो मुझे 10 महीने में सक्सेस मिल गई है, लेकिन अभी मेरी सोच बहुत आगे तक है। अच्छा। तो मैं अपनी मेहनत बरकरार रखूंगी और मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। तो आपकी सफलता में IExamB का क्या योगदान रहा? बहुत ज्यादा योगदान रहा अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि मेंस के बाद मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई थी। मेरे पास कोई सोच ही नहीं था कि मैं कैसे तैयारी करूं। फिर मैं बहुत खोजने के बाद, हालांकि मेरे कोई फ्रेंड सर्कल उस समय थे नहीं कि कोई मुझे अच्छे से बता सके,
कि हाँ आप ये करो वो करो। मैंने यूट्यूब पे अपने आप ही मैंने बेस्ट कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग बोलकर मैंने डाला, तो मुझे ये आई एग्जाम मिला। फिर मैंने इसका व्यू वगैरह देखा, स्टूडेंट के रिव्यू वगैरह देखी, तो मुझे बहुत ज्यादा ये अच्छा लगा। तो मेरे मेंस में बहुत ज्यादा इसने आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि आपने जितने भी सॉफ्ट कॉपीज हमें प्रोवाइड कराए थे, पीडीएफ वगैरह, मैंने उसको बहुत अच्छे से अध्ययन किया, बहुत अच्छे तरीके से। मैंने बोला जाता है ना, बिल्कुल ईमानदारी से। हाँ, तो वो पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल हर एक चीज क्लियर हो गया। उसके बाद से आप लोगों ने जो क्लासेस प्रोवाइड कराती थी, मैं एक ही क्लास को दो दो बार देखती थी, क्योंकि हालांकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे एक बार में समझ में नहीं आता था। तो मैं क्या करती थी, मैं उसे 2 बार 3 बार भी देख लेती थी, 2x स्पीड पे, 1.5 स्पीड पे। तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए मुझे बहुत ज्यादा ये प्लेटफॉर्म हेल्प किया है। तो करत करत अभ्यास से जड़मत होती सो जान वाली कहावत आपने चरितार्थ किया कि बार बार अगर हाँ, एक बार समझ में नहीं आ रहा तो आप उसने कंटिन्यू रखा और बार बार उस चीज को देखा, एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार, जैसी आपकी आवश्यकता हुई वैसे ही आपने उन चीजों को देखा, रिवीजन किया और पढ़ा। तो रिवीजन प्रियंका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप सब भूलते जाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है, और स्पेशली शब्दावली, उसको तो आपको हमेशा रिवाइज करते रहना पड़ेगा। हम्म तो प्रियंका, जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं इस तरीके की तैयारी के लिए, यानी अनुवादक की परीक्षाएं जो हैं या फिर राजभाषा अधिकारी की परीक्षाएं हैं, तो उनको क्या, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी कि जिससे उनको भी मदद मिल जाए अपनी प्रिपरेशन में, जिस तरीके से आपने कम समय में ये सफलता हासिल किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं ये बताऊंगी कि मैंने जिस तरीके से 10-11 घंटे पढ़े, जरूरी नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़िए। शायद मुझे लगता है कि मैं हर एक चीज को एक बार दो बार देखने में मैंने ज्यादा टाइम लगाया। तो अगर आप 8 घंटे या 6 घंटे भी अगर रोज पढ़ते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ, होता है ना कि पूरा ईमानदारी के साथ अगर आप पर डे 6 घंटे करके भी अगर आप दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सही मार्गदर्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। तो उसके लिए आई एग्जाम भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डेटा है वो सभी रेलिवेंट है। मतलब कि कोई भी बेतुका नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है। ये एकदम आपको राजभाषा अधिकारी बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसकी जो डेटा है मैंने खुद यूज किए हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब पूरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करिए और लगातार मेहनत करते रहिए, तो आप जरूर सक्सेस हो जाइएगा। तो प्रियंका, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि हमारी मेहनत को आपने सराहा और इस मंच पर अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और हम थैंक यू। आई एग्जाम भी प्लेटफॉर्म को भी बहुत धन्यवाद कि वो नए स्टूडेंट को भी इस तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें भी सफलता बहुत ही आसानी से मिल जा रही है, और उन्हें ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि कैसे मिल जा रहा है, क्योंकि आप लोगों का डेटा बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। और हम कामना करते हैं कि आप इसी तरीके से आगे भी अपने लक्ष्य तक पहुंचे। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।